Good morning everyone. Today we'll discuss about our second chapter of economics and that chapter is people as a resource. It means जो citizens हैं, जो हमारी population है, वो resource कैसे है और what is the meaning of people as a resource. तो mainly इस chapter में जो हम discuss करने वाले हैं, that thing is related with the human resource. ये हमारा मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का, that what is human resource, how human resource becomes human capital and what is the meaning of human capital formation. So इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशंस करेंगे that population को आप किस तरीके से human capital में convert कर सकते हैं. So let us start our chapter. In this chapter our main topic is related with population. It means ये complete chapter basically किस पे dependent है, population पे dependent है. और पॉपुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वही है जो किसी वर्क को करने की एबिलिटी रखता है, जो स्किल्ड है, ट्रेन्ड है, एजुकेटेड है, और पॉपुलेशन का ही कुछ पार्ट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स बनता है. एक्चुअली पॉपुलेशन कंप्लीट ही ह्यूमन रिसोर्स है, बट उसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज करना, प्रॉपरली ट्रेन्ड करना, एजुकेटेड बनाना और स्किल्ड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से वो अपने स्किल्स का यूज करके प्रोडक्शन को क्रिएट कर सकती है. सो ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स. इट मीन्स काम करने के लिए आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है, और लोग काम कब कर पाएंगे, जब वो स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और वो हेल्दी होंगे. इट मीन्स ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी किसी पर्सन से ले सकते हो. जितना ज़्यादा वो एजुकेटेड है, जितना वो ज़्यादा हेल्दी है, जितना प्रॉपरली वो ट्रेंड है, उतना ही ज़्यादा बेटर वे में प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर पाएगा. अदरवाइज उसका जो वर्क लेवल है, जो एफिशिएंसी है, वो डिक्रीज होती जाएगी. तो इट मीन्स प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी, पर दोनों तरह के प्रोडक्शंस को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट. तो ये चैप्टर जो है बेसिकली डिपेंडेंट है आपके एक इम्पोर्टेंट पार्ट पॉपुलेशन पे, जिसे जनरली हम कंसिडर करते हैं एज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स बर्डन. जनरली जब भी हम बात करते हैं दैट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड सप्लाई ज़्यादा करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा करना होगा, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये सभी चीजें किससे रिलेट करती हैं, पॉपुलेशन की डिमांड से. सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्या है, बर्डन, और बर्डन वर्ड को ही हम यहाँ पे क्या लेंगे, लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब बर्डन ही होता है. किसी से कोई चीज आपके ऊपर जो बर्डन क्रिएट कर रही है वो आपके लिए लाइबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल हमने लोन्स लिए हैं, तो लोन आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, रीपेमेंट्स करनी है ना. सेम उसी वे में पॉपुलेशन गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है. उसको गवर्नमेंट को पालना है, मीन्स उसका ध्यान रखना है. वो ध्यान गवर्नमेंट कब तक रख पाएगी, जब तक उसके रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो जाएंगे. बट जब आपके पास लिमिटेड से रिसोर्सेज है और मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, तो उन सभी रिसोर्सेज का सारा यूटिलाइजेशन अगर आप पॉपुलेशन को सर्वाइवल पे ही लगा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, बेटर लेवल पे. और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, पॉवर्टी कैसे डिक्रीज होगी. इट मीन्स गवर्नमेंट पॉपुलेशन को बर्डन कब बोलती है, जब पॉपुलेशन प्रोडक्टिव नहीं होती है. जब जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकती, तो वो क्या बन जाती है, लायबिलिटी. इट मीन्स वो आपके ऊपर बर्डन बन जाती है. तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ दिस लायबिलिटी कन्वर्ट्स इनटू एन एसेट. यही बर्डन आपकी एसेट में कैसे कन्वर्ट होगा. एसेट का मीनिंग क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी, जिस चीज पे आपका पोजेशन है. फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर है, आपके व्हीकल है, आपका हाउस है, तो ये सब चीजें आपकी क्या है, एसेट्स हैं. आपने लोन लिया है, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है. सेम उसी वे में जो पॉपुलेशन की लायबिलिटी है उसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, किस चीज में, एसेट्स में. सो वो एसेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करनी है. तो सबसे पहले हम ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग समझते हैं.
Human capital is the stock of skilled and we can say skilled and trained persons which contributes in GNP. It means ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक है ऐसे लोगों का जो स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और एबल हैं वर्क को करने में, और वो जीएनपी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल, नेशनल मीन्स जो विद इन इंडिया प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बाउंड्रीज के अंदर। प्रोडक्ट में आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, चाहे आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो या फिर आप सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो। सो अब इसका मीनिंग देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है। किस चीज का स्टॉक है? उन लोगों का स्टॉक है जो स्किल्ड हैं, जो ट्रेंड हैं, जो हेल्दी हैं, जो कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जो प्रोडक्शन क्रिएट करेगा। इट मीन्स वो अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि पूरे एक ईयर में विद इन इंडियन बाउंड्रीज प्रोड्यूस किया गया है। और जीएनपी में प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? या तो आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया या आपने सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब जिन लोगों ने इस वर्क को किया वो खुद क्या है? ट्रेन्ड है, एजुकेटेड है और हेल्दी है। इट मीन्स अगर दो चीजों में इन्वेस्टमेंट टाइमली कर दिया जाए तो ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। अब वो कौन से दो एरियाज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी हेल्प से आप पॉपुलेशन के बर्डन को या पॉपुलेशन को लायबिलिटी बनने से रोक सकते हो? वो दो एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट के, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप एक फैमिली की बात नहीं कर रहे हो जहाँ पे एक पर्सन ने अपने दो जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी की, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है किन दो चीज़ों पे? एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे। क्योंकि अभी हमने देखा एक पर्सन का एजुकेटेड होना, ट्रेंड होना और हेल्दी होना, यही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा। जितना बेटर वो एजुकेटेड है, जितना बेटर वो ट्रेंड है, उतना ही ज़्यादा बेटर वे में उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अगर हेल्दी है तो वो पर डे 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एक हेल्दी पर्सन पर डे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पे एक पर्सन अनहेल्दी है, वो प्रोड्यूस करता है 5 यूनिट्स पर डे। दोनों को सेम सैलरी दी जा रही है, मींस प्रोडक्टिविटी कम है, एफिशिएंसी कम है। रीजन उसकी हेल्थ। तो अगर वो पर्सन हेल्दी होता तो ऑटोमेटिकली क्या होता? वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहता, वो ज्यादा एफिशिएंसी से अपने वर्क को कंप्लीट करता। तो इसीलिए हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो उसे नॉलेज नहीं होगी, वो मशीन्स को रन करना नहीं जानेगा, वो प्रोजेक्ट फाइल्स नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, वो अपने वर्क को बहुत इजीली खुद से मॉनिटर नहीं कर पाएगा और प्रॉपरली उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो ट्रेनिंग है वो एजुकेशन का ही पार्ट है। आपने किसी भी कोर्स को कंप्लीट किया, अब उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉपरली ट्रेंड होकर उसे इम्प्लीमेंट करना। मीन्स प्रैक्टिकली हम कैसे जाने कि हमने जो सीखा है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? ट्रेनिंग। सो एजुकेशन, देन ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट हेल्थ केयर। सो इन दो चीज़ों पे अगर टाइमली इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलेशन लायबिलिटी की बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ह्यूमन रिसोर्स में। और उसे फिर हम क्या बोल देते हैं? एसेट, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो प्रोडक्टिव है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन एसेट बनती है तो क्या वो बर्डन होगी? नहीं। इट मीन्स अगर सभी एसेट्स बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन का इंक्रीज होना भी क्या है? बेनिफिशियल है।
क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, और उसके साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, जीएनपी इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा जीएनपी है उतना ही आपकी नेशनल इनकम होगी, क्योंकि यही चीजें आप मार्केट में सेल करते हो। तो ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब ज्यादा सेल होना, ज्यादा सेल मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और वही नेशनल इनकम हर एक पर्सन में इंडिया में डिवाइड हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली अगर जीएनपी बढ़ा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पर पर्सन जो डिवीजन है इनकम का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स पर कैपिटा इनकम आपकी इंक्रीज होगी, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना इट मीन्स आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है। सो एक तरीके से एक सर्कल क्रिएट होगा, पॉजिटिव सर्कल। जीएनपी इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मेन रोल प्ले करती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन। जैसे हम बहुत सारे और डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सेम पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। इट मीन्स like other resources, population is also considered as a resource. Which type of resource? Population is human resource. जैसे आप और resources को discuss करते हैं, सेम उसी वे में population भी human resource है। population की two sides हैं, और we can say human resource की two sides हैं, positive side and negative side. So generally हम जो side पढ़ते हैं population का, that is negative side. According to that, food supply is a big problem. To provide employment is a big problem. To decrease poverty is also a problem. It means there are so many problems with the increasing population. Generally हम यही concept discuss करते हैं, और ये चीज़ क्या show करती है कि population का बढ़ना हमेशा क्या है, negative impact होता है economic पे। पर अगर हम इसका positive side देखते हैं, तो positive side हमें क्या explain करता है? Positive side means कि जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज आल्सो यूज्ड एज ह्यूमन कैपिटल. इट मींस इट इज आल्सो यूज्ड एज ह्यूमन कैपिटल. इट मींस प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड. अगर आप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को या इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को पॉजिटिवली देखते हो, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट करके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होने का मीनिंग है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड और ट्रेंड होते जाएंगे उतने प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे. इट मीन्स हमेशा एक चीज़ का नेगेटिव साइड हमें नहीं देखना चाहिए. पॉपुलेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं और चीज़ों की तरह और रिसोर्सेज की तरह, और इसका सेकेंड एस्पेक्ट पॉपुलेशन को बहुत ही बेटर वे में एक्सप्लेन करता है, जो इकोनॉमी को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकता है. और ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव साइड हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे अगर सभी लोग ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे, बिकॉज फूड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस तरह के इश्यूज रहेंगे ही नहीं. क्योंकि जब सभी लोग एजुकेटेड और ट्रेंड है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाएगा, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फूड सप्लाई नॉर्मल की नीड रहेगी. पीडीएस सिस्टम्स के थ्रू जो डिवीजन हो रहा है बीपीएल फैमिलीज में वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा. तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली हर चीज़ बेटर होती जाएगी अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करें तो. अब ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पे, एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे. तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझते हैं कि प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट होती क्या है. एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को आप रिटर्न से समझ सकते हो. जनरली कोई भी पर्सन अगर किसी भी एरिया में किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका मोटिव क्या होता है, रिटर्न्स. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने 50,000 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वो चाहता है कि इसके ऊपर उसे 4% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिले. तो इट मीन्स वो किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट को ही शो करते हैं. जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में उसका रिटर्न आपको मिलता है.
सेम कंसेप्ट आपका एजुकेशन और हेल्थ के साथ भी है। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स अनएम्प्लॉयड नहीं होंगी, पॉवर्टी का पार्ट नहीं होंगी और फूड सप्लाई सिस्टम्स को क्रिएट करने की नीड नहीं होगी, बिकॉज सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट को एक्सेस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाएगी। इसके दो एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। एक हम मेन एग्जांपल जो हमेशा डिस्कस करते हैं दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जाम्पल एक इनपुट का, इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज। इट मीन्स जितने भी लोग एजुकेशन के बाद इस सेक्टर से जुड़े या जिन लोगों ने ये प्लानिंग्स की कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से एक बहुत बेटर चेंज ला सकता है इकोनॉमी में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में और इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है, वो एक तरीके से किसका पार्ट है, दैट इज इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज। जितना ज़्यादा आपने सीखा उतना ज़्यादा आपने उन चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से हमने वीट और राइस के प्रोडक्शन को कई गुना ज़्यादा इंक्रीज भी किया, जो कि एक बहुत बेटर एग्जाम्पल है इंडियन इकोनॉमीज, इंडिया जैसी इकोनॉमीज के लिए जो कि अभी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जहाँ पे फूड को लेकर इंडिपेंडेंट हो जाना या वी कैन से सेल्फ सफिशिएंट बनना एक बहुत बड़ा टारगेट था और ये एक अचीवमेंट थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने कंप्लीट की। Now after the example of green revolution, there is also an example of IT industries. IT industries भी बहुत important point है जो बहुत सारे लोगों को employment provide करवा रहा है और वो भी ये शो करता है कि जो IT industries हैं वो भी ऐसे areas हैं जो अगर आप better हैं, skilled हैं, technically trained हैं तो आपके पास बहुत सारा वर्क अवेलेबल है, मीन्स आप सर्विसेज प्रोवाइड करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आईटी इंडस्ट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्किल्ड और ट्रेंड इनपुट्स की हेल्प से इंक्रीज जो है प्रोडक्टिविटी का उसको शो करते हैं कि आप किस लेवल तक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब जितने भी लोग एजुकेटेड हैं वो सभी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इट मीन्स एक एजुकेटेड पर्सन सिर्फ अपने लिए वर्क नहीं करता है, उसका वर्क कहीं ना कहीं बहुत से दूसरे मेंबर्स को भी बेनिफिट पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन ने, वो एजुकेटेड है और उसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की है, अब इस इंडस्ट्री में अगर वो ABC एक्सेट्रा इस तरह के कुछ लोगों को वर्क प्रोवाइड करते हैं तो एक तरीके से उसने क्या जनरेट किया, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। इट मीन्स एक पर्सन एजुकेटेड है तो उसने अपनी एजुकेशन की हेल्प से बहुत से दूसरे लोगों को सपोर्ट किया। अब अगर वो खुद ही एजुकेटेड नहीं होगा तो क्या ये पॉसिबल है वो दूसरों को हेल्प कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। सेम वे एक टीचर जब टीचिंग कर रहा है तो पहले वो खुद उन चीजों पे ट्रेंड है और उसी ट्रेनिंग और एजुकेशन की हेल्प से अब वो सोसाइटी के दूसरे पोर्शंस को बेनिफिट पहुंचा रहा है। सो इट मीन्स सोसाइटी को भी इससे बहुत से गेन्स मिलते हैं। जब एक लिमिटेड सा पोर्शन भी एजुकेटेड या ट्रेंड और स्किल्ड बनता है तो उसका बेनिफिट सोसाइटी के कुछ पोर्शन में भी पहुंचता है। मीन्स एक पर्सन से बहुत से लोगों को बेनिफिट्स या एडवांटेजेस मिलते हैं। सो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं सिंगल पर्सन ही इसका बेनिफिट लेता है, उसकी हेल्प से बहुत से दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट व्हाई वी सेड दैट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर अमंग ऑल द 4 रिसोर्सेस। हम ह्यूमन रिसोर्स को ही सुपीरियर क्यों मानते हैं जबकि हम ह्यूमन रिसोर्स के अलावा लैंड, लेबर, यहाँ किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, लेबर और ह्यूमन रिसोर्स सेम है। लेबर उसका पार्ट है बट एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ओनरशिप।
जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वर्क को कर रहे हैं, लेबर उनके कंट्रोल में काम करती है, मीन्स ये उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके लिए वर्क करते हैं, बट वो क्या है एक्चुअल में, वो ओनर्स हैं। तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, ओनर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। सो लैंड, लेबर और कैपिटल, these are also part of factors of production and very important part of factor of production. But after that also, why we can say that human capital is superior out of all the 4 factors of production? Because these cannot become useful on its own. इनमें से कोई भी अपने आप खुद का यूज नहीं कर सकता, ना लैंड यूज कर सकती है, ना लेबर अपने आप को कहीं यूटिलाइज कर सकता है, ना ही कैपिटल यूटिलाइज कर सकती है। बट ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो इन तीनों रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, और उसी की हेल्प से प्रोडक्शन भी क्रिएट होता है। तो इट मींस ह्यूमन क्या हो गया, सुपीरियर रिसोर्स हो गया। सो यही रीजन है कि ह्यूमन रिसोर्स खुद के स्किल्स का यूज करके बाकी सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। बट लैंड, लेबर और कैपिटल ये अपने आप को यूजफुल नहीं बना सकते, ऑन इट्स ओन मीन्स अपने आप ही अपने आप का यूज नहीं कर सकते, इनको रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल की या ह्यूमन रिसोर्स की। दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज नोन एज सुपीरियर अमंग ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट देयर आर मेनी years, or we can say that for many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. Actually कुछ points repeat हो रहे हैं, but आपका main topic इन्हीं से ही relate करता है। Generally इंडिया में बहुत टाइम पीरियड से हम एक बहुत बड़े पार्ट को liability मानते हैं और assets हम नहीं मानते, but it can be turned into a productive asset by investment in human capital. But अगर हम ये चाहें कि human capital हम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही पोर्शन जो लायबिलिटी का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट्स में। 2 स्टोरीज यहाँ पे गिवन है आपकी बुक में, 2 फ्रेंड्स हैं विलास एंड सकल। तो दोनों की स्टोरी से हम ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये पॉसिबल है कि इन्वेस्टमेंट जो सिस्टम्स हैं या जो आपकी सिचुएशंस हैं उन्हें कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सर्कल। स्टोरी ऑफ सर्कल 2 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, दोनों में इन्वेस्टमेंट के ऊपर चेंजेस को दिखाया गया है कि एक केस में इन्वेस्टमेंट हुआ बेटर तो क्या इफेक्ट्स हुए उसके फ्यूचर में, और एक जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट का कितना मेन रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में या एक पर्टिकुलर पर्सन के डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में। सकल की स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं। सकल और विलास बोथ आर फ्रेंड्स। सकल और जो विलास हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों, और जिस विलेज में वो रहते हैं उस विलेज का नेम है सीमापुर। सकल एंड विलास सेम विलेज में रहते हैं, सीमापुर। सकल जो है वो एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है। अभी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं सकल की, विलास की हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सकल एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है, उसकी मदर है शीला जो कि पूरा दिन डोमेस्टिक कोर्स में लगी रहती है, मीन्स घर के काम करने में लगी रहती हैं। और उसके फादर हैं बूटा, ये उसकी मदर है और ये उसके फादर। जो उसके फादर हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं, इट मीन्स कोई परमानेंट जॉब नहीं है। एग्रीकल्चर वर्क जो है हम सभी को पता है कि सीजनल वर्क है, 4 to 5 months ऐसा टाइम पीरियड होता है जब कोई भी वर्क अवेलेबल नहीं रहता है। तो बूटा जो उसका फादर है वो उसी में एंगेज्ड है। एंड सकल हैड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकल का वर्क क्या है, वो अपनी मदर की हेल्प करता है, प्लस अपने जो यंगर वंस हैं, जो उसके घर में यंगर ब्रदर हैं जीतू और उसकी सिस्टर है सीतू, उन दोनों का वो ध्यान रखता है। इट मीन्स सकल का जो मेन वर्क है वो क्या है, अपनी मदर की हेल्प करना और अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर का
ध्यान रखना, सीतू एंड जीतू, जिन दोनों का वो ध्यान रखता है। सो ये उसकी स्टोरी है जो उसकी फैमिली से रिलेट करती है। इसके साथ ही सकल के एक अंकल भी हैं, श्याम। ही हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके जो अंकल हैं सकल के, उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया है, मीन्स 10th उन्होंने कंप्लीट कर ली है। बट उसके बाद भी उनके पास कोई वर्क अवेलेबल नहीं है, सो इट मीन्स वो भी आइडल है, उनके पास कोई काम नहीं करने के लिए। ना बूटा एंड शीला वर बोथ ऑफ देम दे वांट टू टीच सकल। वो बहुत ज्यादा इस चीज की उनके मन में वो ईगर थे इस चीज को लेकर, या उनके मन में बहुत ज्यादा इस चीज की इच्छा थी कि वो सकल को अच्छी एजुकेशन दे। मीन्स सकल के मदर और फादर दोनों उसे बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल। इसीलिए उसे फोर्स किया गया कि वो स्कूल का जो स्कूल गांव में है उसे वो ज्वाइन करे। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जो सकल है उसने अपना हायर सेकेंडरी मींस 12th उसने पास आउट किया स्कूल से। देन आफ्टर दैट हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। अब उसके फादर जो बूटा है वो चाहते हैं वो आगे अपनी कंटिन्यू करे स्टडीज को, इसीलिए उसे एक वोकेशनल कोर्स करवाया गया कंप्यूटर्स में। वोकेशनल कोर्सेज का मीनिंग होता है जिसकी हेल्प से आपको कोई भी जॉब मिल जाती है। उन कोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो आपके डिग्री ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ये डिग्री ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो ये कोर्सेज किसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है? जॉब फोकस्ड है, ये जॉब ओरिएंटेड होते हैं। तो सकल के फादर की रिक्वायरमेंट क्या थी? वो चाहते थे कि सकल जो है वो किसी ना किसी ऐसे कोर्स में एंगेज हो जो जॉब ओरिएंटेड हो, इसीलिए उन्होंने एक वोकेशनल कोर्स सकल को कंटिन्यू करवाया। अब इस कोर्स को उसने कंप्यूटर्स में कंप्लीट किया। आफ्टर दैट सकल वाज मेरिटोरियस एंड आल्सो इंटरेस्टेड इन स्टडीज। वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे मार्क्स लेता आया है और बहुत इंटरेस्टेड भी था स्टडीज में। तो उसने अपने पूरे एंथुसियाज्म के साथ अपनी स्टडीज को और कोर्स को कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट he got a job in a new kind of software designing। उन्हें एक प्राइवेट फर्म में सकल को जॉब मिल जाती है जहाँ उसका वर्क क्या है? उसे सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करना है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने के बाद जो सकल ने सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया उसके बॉस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। मीन्स उसका जो सॉफ्टवेयर है उससे उनकी सेल इंक्रीज हुई। तो ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज होने से क्या होगा? उसका रिवार्ड किसको मिला? सकल को। तो सकल को रिवॉर्ड में प्रमोशन दे दिया गया और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए गए। सो ये स्टोरी क्या क्लियर करती है? इस स्टोरी से हमें ये क्लियर होता है कि सकल के फादर और मदर शीला एंड बूटा उन दोनों ने टाइमली सकल पे इन्वेस्टमेंट किया, एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ केयर पे। तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट क्या हुआ कि सकल ने अपनी हायर सेकेंडरी स्टडीज को कंप्लीट किया विलेज से। आफ्टर दैट एक वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किया कंप्यूटर्स में, और जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ उसे एक जॉब मिल जाती है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की। अब वो सॉफ्टवेयर एजुकेटेड है और ट्रेंड है, तो अपनी जो टेक्नोलॉजीज उसने सीखी हैं, जो भी ट्रेनिंग उसने ली है, उसके थ्रू उसने एक बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जो बेनिफिट्स बॉस को मिले उतना ही बेनिफिट किसको दिया गया? सकल को। रेम्यूनरेशन इंक्रीज हुआ, मीन्स उसकी सैलरी इंक्रीज हुई और साथ ही प्रमोशन भी मिला। सो ये स्टोरी क्या क्लियर करती है कि इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सकल की लाइफ में। वो उसके पास जॉब है, वो अपने फादर और मदर को सपोर्ट कर सकता है, अपने यंगर वंस को सपोर्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट जॉब। और वो जॉब किसकी हेल्प से मिली? बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच इज डन ऑन हिम बाय हिज पेरेंट्स। टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट उस पर किया गया था वो उसी की हेल्प से उसे बेनिफिट्स मिले। अब नेक्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ विलास। विलास सकल का ही फ्रेंड है, सेम विलेज में वो लोग रहते हैं। जो विलास है वो 11 ईयर ओल्ड है। विलास की स्टोरी जस्ट ऑपोजिट है सकल के। सकल में जो हमने स्टोरी में हमने देखा वो यहाँ पे नहीं होगा। विलास के जो फादर हैं महेश, वो एक फिशरमैन है। महेश विलास के फादर हैं और वो एक फिशरमैन है। सेम सिचुएशन है, सेम सकल के जैसे ही विलास के जो फादर हैं वो भी
एक अनसिक्योर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड जॉब में है, मतलब अपना ही वो एक ऐसा वर्क करे जिससे उनकी अर्निंग वो अर्न कर पाते हैं. एंड आफ्टर दैट हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old. वो फिशरमैन थे और जब वो 2 years का था तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी. अब हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी. अब जैसे उसके फादर नहीं रहे तो सेम वर्क किसने करना स्टार्ट किया? उसकी मदर ने, ताकि वो अपने जो लाइवलीहुड है उसको अर्न कर सके, फैमिली की नीड्स को कंप्लीट कर सके. शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट टू द नियर बाय मंडी. वो उनको पहले परचेज करती है एक जगह से, लैंड ओनर के एरिया से, और बाद में उन्हें मंडी में सेल कर देती. एंड शी कुड ओनली अर्न्स 20 और 30 रुपीज पर डे. वो सिर्फ इतना ही अर्न कर पाती थी. विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. यहीं पे विलास को भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई. विलास जो है उसको भी आर्थराइटिस हो गया, उसे भी एक मेडिकल इशू हो गया. एंड उसकी मदर की ये सिचुएशन नहीं थी कि वो डॉक्टर अफोर्ड कर सके. सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर. वो स्कूल भी नहीं जा रहा था, उस सिचुएशन में भी नहीं था कि वो अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको वो अफोर्ड कर सकें. सो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज आल्सो. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. वो सिर्फ क्या करता था? अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था और साथ में अपनी मदर की हेल्प करता था डोमेस्टिक कोर्स में. अब ना तो विलास स्टडीज में इंटरेस्टेड है, ना उसकी मदर की सिचुएशन है उसको वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके. मींस एक कंडीशन क्रिएट हो रही है, सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट्स कैसे होंगे? वर्स्ट होंगे. अब ऑटोमेटिकली इन सब चीजों का इफेक्ट कहाँ जाएगा? आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर. कोई नहीं बचा ध्यान रखने के लिए जब उसकी मदर सिक हुई. बिकॉज अब विलास को वही वर्क करना पड़ रहा है लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. उसकी मदर के पास कोई नहीं है जो उनका ध्यान रख सके, उनके लिए केयर कर सके. सो देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम. कोई फैमिली में सपोर्टिव भी नहीं है. एंड नाउ विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज. अब विलास के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था कि वही वर्क जो उसके फादर ने किया उसकी मदर ने शिफ्ट कर लिया उसके ऊपर. अब वही वर्क किस पर शिफ्ट हो गया? विलास पे. तो एक तरीके से एक सर्कल क्रिएट हो गया. नाउ ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मैग्रे इनकम. अपनी मम्मी की तरह, अपनी मदर की तरह वो भी क्या कर रहा है? बहुत ही मिनिमम सी इनकम वो भी अर्न कर पा रहा है. मैग्रे इनकम मीन्स मिनिमम इनकम, जिससे कि लाइवलीहुड को सरवाइव कर पाना जिनके लिए बहुत ही टफ है, वो इस सिचुएशन में सरवाइव कर रहे थे. तो दोनों केसेस पढ़ने के बाद हमें क्या क्लियर होता है कि सकल he went to school and Vilas did not go. Sakal was no need for him to visit the doctor frequently because he is healthy. वो strong था, physically healthy था, तो कोई requirement नहीं थी. But Vilas was a patient of arthritis and he also lacked the means to visit the doctor. Lacked the means means money. Money उनके पास नहीं थी कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सके. Now Sakal acquired here a degree and after that he also found a job in a private firm. But Vilas continued with the same work as his mother. And he earned very small income like his mother to support a family. So ये situations क्या clear करती है? That in case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. Sakal के ऊपर जो भी investment किया गया, Sakal पे जो investment हुआ, उस investment ने उसकी labor quality को improve कर दिया. It means उसका work efficiency जो थी वो increase हो गई. क्योंकि जितना ज़्यादा उसने एजुकेशन ली उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती चली गई. तो ऑटोमेटिकली उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी ग्रोथ भी उतनी ही बढ़ती जाएगी. और इट टर्न्स पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी. कैसे क्लियर होता है कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है. बट इन केस ऑफ विलास के केस में क्या हो रहा है? देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज. And he also spent his life on selling fish like his mother. And also he draws the same salary of unskilled labor as his mother. So situations क्या create करती हैं? That in investment in human resource, it means in education and in medical care, can give high rates of return in the future, like Sakal. And if we are not investing on education and healthcare facilities, that creates a situation like in the Vilas life. Same situations वहाँ भी create होंगी. So one invest in shares and bonds expecting high returns in the future. एक person जब bonds में या shares में invest करता है तो उसके बदले में क्या चाहता है? High returns.
सेम सिचुएशन इन्वेस्टमेंट करने की है इस केस में भी। अगर आप ह्यूमन कैपिटल पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ह्यूमन कैपिटल भी इन फ्यूचर आपको रिटर्न्स देती है, रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ सैलरी। सो इससे हमें ये क्लियर होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की लाइफ को इम्प्रूव करने में। अब इन्वेस्टमेंट में दो तरह के सर्कल्स क्रिएट होते हैं। सोसाइटी में अगर एक चीज एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन द फ्यूचर। जैसे अभी हमने देखा कि किसी पर्सन ने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसे रिटर्न्स मिलेंगे इन फ्यूचर। सेम सिचुएशन होती है जब एक चाइल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो भी इन फ्यूचर आपको रिटर्न्स देगा इन फॉर्म ऑफ सैलरी। जितना ज्यादा आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसमें सोसाइटी पे भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है, हायर अर्निंग्स होंगी उतना ही ज्यादा सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब दो तरह के सर्कल्स यहाँ क्रिएट होंगे जो कि पेरेंट्स के थिंकिंग पे या उनके एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेटेड पेरेंट है, जो खुद एजुकेटेड है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बेटर इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी चाइल्ड के एजुकेशन पे प्लस उसके हेल्थ केयर पे, दोनों ही चीजों पे वो बेटरली इन्वेस्ट करेगा। अब यही इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम पीरियड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से कैसा सर्कल बना, इन दिस केस दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। A virtuous circle is thus created in this case. Virtuous circle means a positive result. एक ऐसा सर्कल, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड पे ज़्यादा उन्होंने केयर की, बेटर इन्वेस्टमेंट किया, तो फर्दर एक सिचुएशन क्रिएट होती गई, कंडीशंस बनती गई उस तरीके की, और आगे फैमिली में वही चीज़ कंटिन्यू हो गई। तो एक तरीके से एक वर्शियस सर्कल बन गया, एक पॉजिटिव सर्कल। दूसरे केस में हम जाएं तो वहाँ पे एक विशियस सर्कल क्रिएट होगा इन कंट्रास्ट, जहाँ पे डिसएडवांटेज जो पेरेंट्स हैं, जो खुद ही अनएजुकेटेड हैं, जो हाइजीन के बारे में नहीं जानते हैं, दे ऑल्सो कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट। जैसे वो खुद रहे हैं सेम उसी स्टेज में वो अपने बच्चों को भी रखते हैं। तो एक तरीके से क्या क्रिएट होगा उस केस में, विशियस सर्कल, एक नेगेटिव सर्कल क्रिएट होगा। और जितने ज़्यादा लोग इस तरह की सिचुएशन में आएंगे उतनी ही ज़्यादा इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी। अब एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमारे बुक में गिवन है जापान का। अगर हम कंपैरिजन करते हैं जापान का इंडिया से, तो इंडिया एक अंडर डेवलपिंग, हम नहीं कहेंगे, डेवलपिंग नेशन है। India is a developing nation, but Japan is a developed nation. जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी नेशन जब डेवलप होता है, इट मीन्स उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वो उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दैट्स वाई वो नेशन जो है वो डेवलप्ड नेशंस हैं, या वो अगर कम यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वो डेवलपिंग नेशंस हैं। बट जापान के केस में वो एक डेवलप्ड नेशन है with minimum resources। जापान के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, बट उसके बाद भी वो डेवलप्ड नेशन है। और इंडिया में मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं इन कंपैरिजन टू जापान। मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं बट उसके बाद भी हम डेवलपिंग नेशन हैं। सो रीजन क्या है यहाँ पे, एक कॉमन सा रीजन है यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जापान इन्वेस्टमेंट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, वो टाइमली इन्वेस्ट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, और सभी नेचुरल रिसोर्सेज को वो अपने नेशन में इंपोर्ट करता है। बट उसके पास एक टीम है जो नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। बट इंडिया में रिसोर्सेज हैं बट यूज करने के लिए प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, इसीलिए
जापान जैसे नेशंस डेवलप्ड हैं और इंडिया जैसे नेशंस रिसोर्सेज होने के बाद भी डेवलपिंग नेशंस हैं। सो ये एग्जांपल्स ये क्लियर करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइमली इन्वेस्ट करना एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा।